हेलो एवरीवन, हम करते हैं एशियंट हिस्ट्री फिर से स्टार्ट। बट इस बार करेंगे डिटेल मॉडरेट, यानी कि अगर आप ग्रुप डी में भी बैठो या आप यूपीएससी प्री में भी बैठो तो आपका एग्ज़ाम क्रैक होने से कोई ना रोक पाए। एक एक पॉइंट को करते चलेंगे क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है कि जहां आप घिसे पिटे क्वेश्चंस को रिपीटेड नहीं कर सकते। जैसे हमने एसएससी का देखा या कुछ भी देखा, आजकल मॉडरेट लेवल चल रहा है और एग्ज़ाम में आपको 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे, हमें ये लगेगा कि भाई ये आ कहाँ से गया, ये आता वहीं से ही है। फिर हम वो करते हैं कि हाँ ये पेपर आसान था, ये शिफ्ट आसान थी, ये शिफ्ट मुश्किल थी। नहीं भाई, पढ़ोगे तो वो भी आसान था और वो भी आसान था, ठीक है। वरना दोनों ही मुश्किल थे, वरना दोनों आसान थे। जिस बच्चे ने परसेंटेज कर लिया, अगर उसको 20% निकालने के लिए कह दे या 33.33% निकाल के कह दे, जिसको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आता है वो ये दोनों कर लेगा। जिसको कॉन्सेप्ट ही नहीं आता उसको चाहे 25 दे दो या उसको 33.3 दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए प्रागैतिहासिक काल से, ठीक है। मानव की उत्पत्ति कहाँ से स्टार्ट हुई, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले थोड़ा बहुत समझेंगे, फिर हम डिटेल्ड नोट्स करेंगे। और भाई अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और पॉजिटिव कमेंट भी करना, और कुछ कमी लगे तो नेगेटिव भी कर देना, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, हम सबको पता है कि भारत विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं का गढ़ रहा है। जैसे हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज जब तक नहीं हुई थी, हमें नहीं पता कि सिंधु घाटी सभ्यता पहले भी थी, कुछ नहीं पता था। हम सब पहले क्या जानते थे कि भी वैदिक सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है। लेकिन चलो भाई, अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने हम पे हुकूमत करी, और जैसे कनिंघम को फर्स्ट एविडेंस मिला, रॉबर्ट ब्रुश को भी मिला, फिर धीरे धीरे ऐसे 21 तक पारी आ गई। उस टाइम फिर आपके जो दयाराम साहनी थे, मधोवत्स थे, इन्होंने क्या किया, खोज करने स्टार्ट की। तो ऐसे एविडेंस निकला एक सिंधु घाटी सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का। तो हमें पता चला कि वैदिक सभ्यता से पहले भी हमारे भारत में एक सभ्यता थी। अब एविडेंस हमें मिल चुका है, वो भी एक नगरीय सभ्यता थी। तो एक उत्सुकता और फैल चुकी कि अब हमें और भी देखना है कि हम कितने पुराने हैं, कि हमारा जो एविडेंस है, मानव सृष्टि है, वो कितनी पुरानी है। तो भारत में सबसे पहले पाषाण कालीन की खोज किसने की थी? सबसे पहले तो पाषाण काल ही आया था, जिसको आप प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हो। उसका जो सबसे पहला टाइम पीरियड था वो क्या था? पूरा पाषाण काल था, पाषाण काल ही था। जो आपका ये प्रागैतिहासिक काल है, इसका मतलब क्या है? प्री हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड हम किसको बोलते हैं? जिसका हमें रिटन एविडेंस है। कि जैसे मान लो सिंधु घाटी सभ्यता है, हमने उसके एविडेंस देख लिए, हम आज तक उसकी लिपि को भी पढ़ नहीं पाए हैं, बट हमें ये पता है कि ये एविडेंस तब से तब तक के हैं। लेकिन प्री हिस्टोरिक यानी कि हिस्ट्री से भी पहले के एविडेंस हमें मिले हैं, बट उसके हमें कोई रिटन ऐसा चीज़ नहीं मिली कि हम उसका टाइम पीरियड मान लें। फिर भी हमारे जो इतिहासकार हैं या हमारे जो खोजकर्ता हैं, उन्होंने एक टाइम पीरियड निकाला। कितना टाइम पीरियड निकाला कि ना, पृथ्वी पे 4.5 लाख साल पहले ना, हमारे भारत में कह लो या अब वर्ल्ड में कह लो, कितने टाइम पहले भाई? 4.6 अरब वर्ष पहले हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। कब हुई थी पृथ्वी की उत्पत्ति? 4 पॉइंट, इसको हम अलग से ही करते चलते हैं, चलो। ठीक है, नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं भाई। चलो हम आज स्टार्ट करते हैं हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि जिसको हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। क्या बोलते हैं हम? प्रागैतिहासिक काल। करते जाइए साथ साथ और समझते जाइए। प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री यानी कि हिस्ट्री से पहले का टाइम, यानी कि मानव तो थे, बट ये समय ऐसा था जब मानव लिखना नहीं जानता था।
क्योंकि हमें इसके कोई रिटन एविडेंस नहीं मिले। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि इसकी पहली विशेषता ही क्या थी, कह देंगे हम क्या, कि हमें कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता। हम इसमें क्या कहेंगे, मानव तो था पर मानव के लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिले। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि व्हाट इज द मीन ऑफ हिस्ट्री, कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री के फादर किन्हें बोला जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस, सबको याद है, उनकी बुक का नाम भी सबको पता है। ठीक है, वो मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है, वो आप सबको पता है। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन थे, हेरोडोटस थे। उनकी बुक का नाम आप मुझे कमेंट करेंगे। अभी देखो, हिस्ट्री का मतलब क्या हो गया भाई, हमें जिसके रिटन एविडेंस मिल गए, रिटन एविडेंस मिल गए तो हम उसको कह सकते हैं हाँ भाई हमारा इतिहास यहाँ तक था। बट जो हमारा प्री एविडेंस है या हमारे प्री हिस्टोरिक पीरियड है, ये किस बेस पर हम बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि जैसे आग का आविष्कार, जानवरों का पालना जैसे कुत्ता हो गया, और कृषि का आविष्कार, ये कब हुआ भाई। जैसे है ना, मानव की उत्पत्ति कब से बोलते हैं हम लोग, हम ये बोलते हैं कि मानव की उत्पत्ति लगभग 20 लाख वर्ष पहले हुई, हम लोग ये चीज़ बोलते हैं। बट उससे पहले भी एक चीज़ आ जाती है कि भाई पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, तो हम लोग जो हमारे इतिहासकार हैं, जो हमारे खोजकर्ता हैं, वो लोग क्या बोलते हैं, वो लोग ये बोलते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पहले हुई। देखो, मैं आपको यहाँ पे वो टाइम पीरियड नहीं बताऊंगी कैसे उल्का पिंड आके गिरे, कैसे हमारी सृष्टि का निर्माण हुआ, भाई हम लोग काई से अलकाई से पैदा हुए, फिर हम बड़े बड़े होते गए, डायनासोर आए, फिर एक, मैं ये सब चीज़ नहीं बताऊंगी। जो मेन फैक्ट है वो लेके आएंगे, बात ख़त्म, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट, ज़्यादा स्टोरियों में कुछ नहीं रखा भाई, 5-7 मिनट की होती है स्टोरी, बाकी अपने काम से मतलब होता है। ठीक है, तो पृथ्वी की उत्पत्ति, आपसे अब क्वेश्चन आ जाए कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, हमारे साइंटिस्ट क्या मानते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, 4.6 अरब वर्ष पहले हुई थी। और फिर क्वेश्चन आ जाए, हुई तो थी बट फर्स्ट एविडेंस मिला कहाँ है, कि कहाँ से हमें मानव के एविडेंस मिले हैं सबसे पहले। ये तो चलो होगी पृथ्वी की उत्पत्ति। अब आपसे ये पूछ ले कि मानव सबसे पहले कहाँ बसे, कहाँ से मिला है हमें एविडेंस, हम ये कह देंगे कि मानव का साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है, अफ्रीका में मिलता है सबसे पहले। अफ्रीका से मिला, किस टाइम पीरियड का, लगभग 20 लाख वर्ष पहले। ऐसा माना जाता है। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है मानव मिल चुका है, तो मानव की सबसे पहले पाई जाने वाली प्रजाति कौन सी थी, कौन से मानव मिलते थे सबसे पहले। हम सबको पता है हम किसकी औलाद हैं, हम एप्पी की औलाद हैं। ठीक है, हम सबको पता है कि हम कहाँ से आए हैं। मानव सबसे पहला जो बोला जाता है वो एप्पी है, इस चीज़ को भी आप छोड़ दो, सब इस चीज़ को जानते हैं। अब आपको ये कह दे कि मानव के साक्ष्य तो सबसे पहले मिल चुके हैं, बट कौन से, किनको बोला जाता था, सबसे पहले पाए गए मानवों को हम किस नाम से जानते थे। तो हम यहाँ पे डालते हैं क्वेश्चन, सबसे पहले पाए गए मानव को हम किस नाम से जानते हैं। क्या नाम दिया गया उन्हें नाम दिया गया होमो हैबिलिस। क्या नाम दिया गया भाई, होमो हैबिलिस।
ठीक है। होमो हैबिलस को ही हम सबसे पहले पाए गए मानव को हमने क्या नाम दिया? होमो हैबिलस बोला। और इस होमो हैबिलस को ही हमने एक नाम और दिया। क्या नाम दिया हमने? अन्य नाम में हमने इसको बोला हुनरमंद मानव। हुनरमंद मानव। ये नाम क्यों दिया? हुनर यानी कि जिसमें कुछ स्किल हो, जिसमें कोई स्किल हो। मंद यानी कि उस चीज से जुड़ा हुआ। हुनरमंद जिसके अंदर स्किल्ड है। स्किल्ड पीपल लगा लो, ह्यूमन लगा लो। क्यों इनको हुनरमंद मानव बोला गया? क्या रीजन था इनको हुनरमंद बोलने का? क्योंकि जो आपके होमो हैबिलस थे, ये लोग औजार बनाते थे। क्या बनाते थे ये लोग? औजार बनाते थे। ठीक है, ऐसे हमें एविडेंस मिले हैं। चलो, सबसे पहले पाए गए मानव को हम किस नाम से जानते हैं? होमो हैबिलस के नाम से जानते हैं। इनको हम हुनरमंद मानव भी कहते हैं, क्योंकि ये औजार बनाते थे। तो देखो, अभी हमने स्टार्ट किया, कुछ नहीं किया, 2-3 फैक्ट्स ही किए हैं। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं। चलो, ये हो गया फर्स्ट। अब क्या हुआ? अब मानव धीरे धीरे खड़ा होना स्टार्ट हुआ, 2 पैरों पे आना स्टार्ट हुआ। पहले उसने अपने हाथों से चीज़ तोड़नी स्टार्ट करी, अब वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया। अब जब वो सीधा खड़ा हुआ तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? होमो इरेक्ट्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई? होमो इरेक्ट्स के नाम से जानते हैं। तो आप अब हेडलाइन डालो या क्वेश्चन पुट करो। जो मानव सीधा खड़ा हुआ या सीधे खड़े हुए मानव को सीधे खड़े हुए मानव को क्या कहते थे? हम इन्हें क्या कहते थे? होमो इरेक्ट्स। क्या कहते थे? होमो इरेक्ट्स। ठीक है, ठीक है। और हमें एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है ये, जो आप पेडागोजी करोगे जब उसमें आता है। और ये एक साइंटिफिक प्रूफ भी है कि जनरेशन टू जनरेशन हमारा आईक्यू लेवल बढ़ता है। यानी कि जो हमारे परदादा का आईक्यू लेवल था, उससे हमारे दादाजी की जनरेशन का आईक्यू लेवल ज़्यादा मिलेगा। हमारे दादाजी के आईक्यू से हमारे पेरेंट्स का आईक्यू लेवल थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, और हमारे पेरेंट्स से हमारा आईक्यू लेवल ज़्यादा मिलेगा, और हमारी नेक्स्ट जनरेशन का। आप देख रहे हो जनरेशन का हाल, देख रहे हो, पर डे बाय डे जो जनरेशन आती जा रही है, हर 5 साल के बाद जो हम जेन जी बोल रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं, वो हमसे सुपर फास्ट है। तो ये एक साइंटिफिक प्रूफ है कि हर जनरेशन टू जनरेशन आईक्यू लेवल बढ़ता है। वैसे ही सेम हमारे मानव के साथ हुआ। ठीक है, जैसे ही उनकी जनरेशन चेंज हो रही थी, वैसे वैसे उनकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही थी। तो सीधे खड़े हुए मानव को क्या नाम बोला गया? होमो इरेक्ट्स नाम बोला गया। ठीक है भाई, और फालतू की बकवास हम करेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, अब हम बात करें, अभी आप जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में देखते हो, अदर कंट्रीज़ में देखते हो, कहीं 14 कहीं 16 ईयर्स के बच्चे को कह देते हैं यू आर इंडिपेंडेंट, जाओ कमाओ खाओ पढ़ो लिखो कुछ करो, एज यू विश वट एवर यू वांट टू डू। ठीक है, लेकिन आपने हमारी इंडियन सोसाइटी में देखी होगी 14, 15 साल, 16 साल के बच्चों को तो माँ ऐसे मुंह में रोटी देती है कि जैसे ओ लो 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 मेरा नोनू नोनू बेटा, जैसे वो कल पैदा हुआ है। तभी तो वो बच्चे ग्रो नहीं कर पाते। आपने देखा होगा कि वो लोग क्यों इतना ग्रो कर रहे हैं। भाई बुरा मानने की बात नहीं है, वो लोग हमसे ज़्यादा ग्रोइंग हैं भाई। वो ग्रोइंग क्यों ग्रोइंग है? रीज़न इज इंडिपेंडेंसी। ठीक है, हमें वो मौका
अगर मान लो कि आपका बच्चा है, अगर वो 25 से 35 साल की भी उम्र का है, ठीक है, तो भी माएँ क्या करती हैं, अपने बच्चे से अपना पल्लू छुड़वा ही नहीं पाती हैं, उसको सोचने ही नहीं देती हैं इंडिपेंडेंटली। और ये बहुत गलत चीज़ है, ठीक है। आज बुरा लगेगा आप लोगों को भी, लड़कों को भी लगेगा, मेरे को भी लगेगा, क्योंकि मेरे भी माँ बाप हैं, ठीक है। बट वो बच्चे ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते। आपने एक कहावत सुनी होगी, माँ बाप उंगली पकड़ के चलना सिखा सकते हैं, लेकिन बच्चा वही दौड़ पाता है जो माँ बाप की उंगली छोड़ के दौड़ेगा, ठीक है। या माँ बाप जिस बच्चे को दौड़ना सिखाते हैं वो सबसे पहले अपने बच्चे से अपनी उंगली छुड़वाते हैं कि जा बेटा भाग, अगर तू गिरेगा तो मैं तुझे संभाल लूँगा, बट इतने तू भाग, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, हमारे तो साथ साथ चलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये लगता है कि हमारा 25 से 35 साल तक का भी बच्चा बच्चा है, जैसे वो कल पैदा हुआ है, उसको दुनिया बेवकूफ़ बना देगी। वो तो इतना सीधा साधा, अरे तुम्हें क्या पता, बाहर जाके तुम्हारा ही बेटा दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है। तो छोड़ो, चलो इस बात को, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अभी देखो हम कहाँ थे भाई। सीधे खड़े हुए मानव को हमने क्या कहा, होमो इरेक्टस बोला। और सबसे पहले गए मानव को हम किस नाम से जानते हैं, होमो हैबिलस नाम से जानते हैं, जिसको हम हुनरमंद मानव के नाम से भी जानते थे। और मानव का सबसे पहले साक्ष्य कहाँ मिला हमें, अफ्रीका से मिला। अफ्रीका में भी कहाँ से मिला, अगर आपको जगह बता दी जाए कहाँ से मिला, ठीक है। ये जो आपका तंजानिया और ये नीचे वाला एरिया है, जो यहाँ से हमें एविडेंस मिले थे, ठीक है। अब आ जाए आपको क्वेश्चन, क्या अब हम बात करते हैं कि आदि मानवों में सबसे विकसित मानव प्रजाति कौन सी थी। अब बात आ जाए सबसे विकसित मानव प्रजाति, जिसके पूर्वज हमें बोला जाता है, मानव प्रजाति कौन सी थी वो मानव प्रजाति भाई, होमो सेपियंस। कौन सी थी, होमो सेपियंस, ठीक है। इसको हमने क्या संज्ञा दी, बुद्धिमान मानव। अब आप एक चीज देखना, होमो हैबिलस को हमने कहा हुनरमंद मानव, लेकिन होमो सेपियंस को हमने क्या कहा, बुद्धिमान मानव। इस चीज़ में आप डिफरेंस समझ लेना और इस चीज़ को अच्छे से कर लेना कि होमो सेपियंस आर बुद्धिमान मानव, यानी कि इनका इंटेलेक्चुअल लेवल था। और जो आपका होमो हैबिलस थे, ये क्या थे, हुनरमंद, यानी कि ये इनके अंदर एक स्किल थी औजार बनाने की, ठीक है। और ये क्या थे, होमो सेपियंस, इनमें थोड़ा आईक्यू लेवल बढ़ने लग गया था। एट द स्टार्टिंग फेज ऑफ देयर लाइफ ये लोग क्या करते थे, ये शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे, भोजन संग्रह करके अपना जीवन यापन करते थे। हम सब इस चीज़ को 6th क्लास में भी पढ़ते हैं, फिर अगर हम 11th की NCERT उठाते हैं वहाँ पे भी हम लोग पढ़ते हैं कि इनका जो स्टार्टिंग फेज था, एट द स्टार्टिंग फेज ऑफ देयर लाइफ दे आर डूइंग कैरियो, दे वर डूइंग, क्या करते थे, पहरे हो गया, फिशिंग हो गया, गैदरिंग आपकी ग्रेनरीज होगी, यानी कि शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे और भोजन संग्रह करके अपना जीवन यापन करते थे। स्टार्टिंग में इन्होंने, चलो ये भी फैक्ट्स लिख देती हूँ मैं आपको, ऐसे लिख देती हूँ, शिकार करना, मछली पकड़ना, चलो ये चीज़ नहीं लिखती, ये आपके रिटर्न उसमें है तो ये कवर हो जाएगा, जल्दी जल्दी हम इसको ख़त्म करते हैं। स्टार्टिंग में मानव ने क्या किया, औजार बनाने स्टार्ट किए, किससे, पत्थर से फिर इन्होंने मूव किया लकड़ी पर, लकड़ी से मूव किया इन्होंने हड्डियों पर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चीज़ हुई। अब आपको ये कह दे कि ये बताओ कि सबसे पुराना औजार कौन सा मिला था, कौन सा मिला था सबसे पुराना औजार, सबसे पुराना औजार कौन सा पाया गया और कहाँ से मिला,
अब आपको ये क्वेश्चन आ जाए, आप लोग क्या कहोगे कि कौन सा मिला? कौन सा मिला भाई? ओल्ड लॉय जॉर्ज। कौन सा मिला? औजार कौन सा मिला? क्या नाम था? ओल्ड लॉय जॉर्ज। कौन सा हथियार मिला था सबसे पहले? ओल्ड लॉय जॉर्ज। इंग्लिश में भी लिख देती हूँ इसको। ठीक है, ये औजार हमें सबसे पहले मिला। ये औजार हमें सबसे पहले कहाँ से मिला? कहाँ से मिला? अफ्रीका से मिला। कहाँ से मिला? जहाँ से हमें मनुष्य के साक्ष्य मिले थे, अफ्रीका से। अफ्रीका में जो जगह है तंजानिया, ये यहाँ से मिला था हमें फर्स्ट औजार। अब हम भारत की बात करें कि भारत में औजार सबसे पहले कहाँ से मिले भाई? हमने अभी तो भार की बात कर ली, अब हम आते हैं हमारे भारत पर। भारत में शुरुआती मानव सभ्यता के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता मत कर देना, कभी कर दो सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं। नहीं भाई, उससे पहले के भी प्रमाण मिल चुके हैं हमें। कहाँ से मिले हैं हमें? उस टाइम हमारा पाकिस्तान भी एक था, भारत भी एक था। भारत में ही था भाई पाकिस्तान। तो एक जगह थी क्या? सोहन घाटी। जो सोहन घाटी है ये आज के दिन कहाँ पर है? आपके पाकिस्तान में है। और दूसरा हमें मिला था हमारी नर्मदा घाटी, जो हमारा घिसा पिटा क्वेश्चन है। ठीक है, कहाँ पर? एमपी से, अरकमेडू से। ठीक है, एमपी में कहाँ से? हथनोरा जगह से। कहाँ से भाई? हथनोरा जगह से हमें भारत में शुरुआती मानव सभ्यता के प्रमाण मिले थे। आज भी जैसे हम पढ़ते हैं कि आग की खोज सबसे पहले पुरापाषाण काल में हुई, ये क्वेश्चन सब ने रटा हुआ है। ठीक है, कि आग की खोज कब हुई? पाषाण काल में हुई, सबको पता है। लेकिन अगर आपसे एग्ज़ाम वाला ये पूछ ले, एग्जामिनर ये पूछ ले, क्योंकि देखो भाई आजकल बहुत एडवांस ज़माना हो चुका है, इतने आपको फैसिलिटीज़ मिल चुकी हैं, इतनी बुक प्रोवाइड्स हैं, यूट्यूब है, आपके इंस्टीट्यूट्स हैं, एवरीथिंग, AI, ChatGPT, एवरीथिंग यू हैव। अब सबके माइंड में, एग्जामिनर के माइंड में यही है कि बच्चे को हम कहाँ से निकालें। तो अब आपसे वो क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि आग का आविष्कार कब हुआ था, कि आप ये लिख दो कि पूरा पाषाण काल में हुआ था। अब आपसे वो ये पूछ सकता है कि आग का आविष्कार सबसे पहले किसने किया। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि आग का आविष्कार सबसे पहले किसने किया, आप लोग क्या कहोगे? जो मानव सबसे पहले सीधा खड़ा हुआ। और सबसे पहले सीधा खड़ा हुआ मानव कौन था? होमो इरेक्टस थे। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए आग का आविष्कार, हम यहाँ तो लिख देती हूँ मैं भाई, पूरा पाषाण काल में हो चुका था, आविष्कार हो चुका था, बट इनको यूज़ करना नहीं आता था उस टाइम तक। ठीक है, आग का आविष्कार सबसे पहले किसने किया? होमो इरेक्टस ने किया। ये आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे इनके और एविडेंस हैं, हमारे एमपी में है एक जगह, क्या सबको पता है, फेमस है, भीमबेटका की गुफा। ये हमें क्या दिखाता है? ये हमारे प्राचीन चित्रकला का एक अद्भुत या अनोखा प्रमाण है। यहाँ से हमें समझ में आया कि भाई उस टाइम के लोग कैसे भाई शिकार करते थे, कैसे अपना जीवन जीते थे। स्टार्टिंग में ये लोग क्या थे? स्टार्टिंग में जो हमारे लोग थे ये क्या थे? घुमंतू थे, जिनको हम खाना बदोश भी बोल देते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह खाने की तलाश में घूमते रहते हैं, वहीं पे बस जाते हैं, फिर ये आगे निकलते रहते हैं। ठीक है, घुमंतू थे, स्थायी बसावट इनकी नहीं थी स्टार्टिंग पीरियड में। फिर ये लोग घूमते 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 अफ्रीका से बाहर निकल गए, जैसे हमारे भारतीय बाहर निकल रहे हैं अब।
ठीक है, एक ट्रेंडिंग फैशन चला हुआ है अदर कंट्रीज़ में जाने का। ठीक है, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगी, बाहर आई गेस वही जाता है जिसको यहाँ फाइट करने का दम नहीं है, या आपकी गवर्नमेंट की नासमझी लगा लो, जो बच्चों को बेरोज़गार रख रही है, बच्चों को रोज़गार दे ही नहीं रही है। ठीक है, हमारी ख़राब गवर्नमेंट इस चीज़ का सबसे बड़ा रीज़न है। मैं बच्चों को भी नहीं कहूँगी, मैं ये कहूँगी कि हमारा सिस्टम ही ख़राब है। ठीक है, तो ये लोग चलते चलते अफ्रीका से बाहर निकल गए सैर पे, फिर ये पहुँच जाते हैं एशिया यूरोप में। और शायद ये सॉन्ग है जो मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, ये आदि मानव के लिए ही बना था। ठीक है, क्योंकि ना इनका कोई उस टाइम तक घर था, ना इनका कोई परमानेंट ठिकाना था। अब ये पहुंच गए भाई एशिया और यूरोप में। एशिया और यूरोप में देख के ये ऐसे ही चक्कर खा गए जैसे हमारे लड़के देसी घरों के बच्चे बाहर चले जाते हैं, कनाडा, यूएसए। भाई पहले के टाइम में, आज से 10-15 साल पहले, और वो चक्कर खा जाते थे। भाई हमारे घर में तो इसी छोरी को नहीं आड़े इतनी डेवलपमेंट, क्योंकि भाई और तो मुँह पर छपट्टा बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पे कौन अपने पतियों की मार सहती है, वहाँ तो पति ने कुछ कह दिया तो पति को चेंज करने का ट्रेंड है। ठीक है, जैसे तुम यहाँ पे अपनी पत्नियाँ बदलते हो ना, कि हाँ मेरी मम्मी ने कह दिया कि बेटा तेरी बहू अच्छी नहीं है तो उसको बदल दो, वहाँ तो भाई पति ही बदल दिया जाता है। तो छोड़ो इन चीज़ों को, ये तो मजाक की बात है। तो चलो अब हम करते हैं। ये पहुँच गए भाई, घूमते घूमते कहाँ पहुँचे ये, अफ्रीका से इन्होंने प्रस्थान कर लिया कहाँ पर, एशिया और यूरोप में। अब यहाँ पे इन्होंने प्रस्थान कर लिया तो यहाँ पे इनको और भी अलग चीज़ मिली। तो ऐसे मानव का जो ये फैलाव था, ये फैलाव कब स्टार्ट माना जाता है, ये ना लगभग 1.5 लाख वर्ष पहले माना जाता है, कि 1.5 लाख वर्ष पहले ये फैलाव स्टार्ट हुआ था दूसरी कंट्रीज़ में जो ये लोग गए थे। और इस चीज़ की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, इस चीज़ की जानकारी हमें मिलती है, डीएनए टेस्ट हुए हैं जो, हमारे डीएनए प्रशिक्षण हुए हैं जो, हड्डियों से और औजारों से। आई गेस इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको एक और क्वेश्चन पुट कर दे, चलो ये तो मिल गया हमें कि भाई 1.5 लाख साल पहले भाई इनकी शुरुआत हुई है फैलाव की। अब इन्होंने एक जगह रह के कुछ खेती बाड़ी भी तो की होगी, पशुपालन भी किया होगा। अब हमसे क्वेश्चन कह दे कि खेती का आरंभ कब हुआ, खेती का आरंभ कब हुआ, लगभग 12,000 वर्ष पहले। वैसे ही पशुपालन और खेती के साथ मानव की स्थायी बस्तियां भी स्थापित होने लगी। क्यों? जब इनको ये पता चलने लगा कि बीज से फसल उगती है, तो ये क्यों धक्के खाते घूमेंगे भाई। जिसको यहाँ खाने को मिलेगा वो बताओ, जिसको यहाँ अच्छी जॉब, अच्छा रेजिडेंस, अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो बाहर की फॉरेन कंट्रीज़ में क्यों जाएगा। वही चीज़ इनके साथ हुई। ठीक है, कि अब इन लोगों को खेती बाड़ी की नॉलेज होगी, इनको ये पता चल गया कि बीज से खेती होती है, तो ये लोग क्यों जगह जगह खाना बदोश वाली ज़िंदगी जिएंगे। तो इन्होंने क्या किया, अपनी स्थायी बस्तियां स्थापित करनी स्टार्ट कर दी। इन सब से हमें क्या पता चला भाई, जितनी हमने ये स्टोरी सुनी है, इससे हमें यही पता चला कि जैसे जैसे मानव का मस्तिष्क, मानव के अंगों का धीरे धीरे उनकी डेवलपमेंट हुई, धीरे धीरे मानव अंग और मस्तिष्क का विकास हुआ, वैसे वैसे उनकी भाषा और समाज का भी निर्माण हुआ जो होता है। ठीक है, तो चलो अब हम करते हैं हमारे नोट्स, और इनको भी हल्के में मत लेना, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, आप देख लेना, चाहे किसी भी एग्जाम में आए। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे नोट्स। प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। भारत प्राचीन मानव जीवन कहाँ से माना जाता है? स्टोन एज से माना जाता है। पाषाण युग, पाषाण, पाषाण क्या है? एक तत्सम शब्द है हिंदी का,
तत्सम शब्द क्या होता है जिसको हम संस्कृत भाषा से लेते हैं, ठीक है। पाषाण, पाषाण मीन्स पत्थर। तो भारत का प्राचीनतम मानव जीवन स्टोन एज से जुड़ा हुआ है। प्रागैतिहासिक काल उस युग को कहते हैं जब मनुष्य लेखन कला से अनभिज्ञ था। अनभिज्ञ का मतलब क्या है? इस चीज़ की इसको नॉलेज नहीं थी, इस चीज़ का इसको ज्ञान नहीं था, लेखन कला का ज्ञान नहीं था। इस युग की जानकारी हमें केवल पुरातात्विक स्रोतों में भी क्या आ जाएगा, जैसे आपके औजार हो गए, हड्डी हो गई, और चित्रों से मिलते हैं। इस काल में जो ये काल है प्रागैतिहासिक, इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं भाई? 3 भागों में बांटते हैं। पाषाण युग, धातु युग और इनका संक्रमण काल। अब आप मुझे ये नहीं कहोगे कि मैम आप तो ये कहो कि भाई पाषाण काल, फिर भाई मध्य युग आ गया, फिर आपका अब आधुनिक इतिहास आ गया। नहीं, वो चीज़ हम बाद में करेंगे, ठीक है। पाषाण काल को भी हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ठीक है। उसके बाद हमारी हिस्ट्री स्टार्ट होती है, ठीक है। रिटर्न एविडेंस जिसको मिलते हैं, क्या बोलते हैं हम जिसको? रिटर्न एविडेंस, ठीक है। जैसे पाषाण काल हो गया, आप धातु युग को किस नाम से संज्ञा दे सकते हो? इसको आप कांस्य युग भी बोल सकते हो, ठीक है, ब्रॉन्ज एज भी बोल सकते हो। और इनका संक्रमण काल, जैसे आगे लौह युग भी आया भाई, ताम्र पाषाण काल भी आया, ऐसे ऐसे। तो प्रागैतिहासिक काल को लेखन की अनुपस्थिति के कारण अलिखित इतिहास कहा जाता है, यानी कि ऐसा इतिहास जो लिखा ही ना गया हो। सॉरी। पाषाण युग को हम कितने भागों में बांटते हैं? पाषाण युग को हम 3 भागों में बांटते हैं, यानी कि जो आपकी स्टोन एज है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसको हम पूरा पाषाण काल या पैलियोलिथिक एज बोल देते हैं, मेसोलिथिक एज बोल देते हैं, ठीक है। मध्य पाषाण काल हो गया और आपका नव पाषाण काल हो गया, ठीक है। आई गेस इतना आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखिए, भारत में प्रागैतिहासिक काल लगभग कब स्टार्ट हुआ? अभी आपको बताया था कि 20 लाख, भारत कह लो या वर्ल्ड में कह लो, सब जगह एक ही साथ हुआ था। 20 लाख वर्ष पूर्व शुरू होकर 1000 ईस्वी पूर्व तक फैला। 1000 नहीं कहेंगे भाई, हम इसको हम नाम देते हैं 10,000, ठीक है। 10,000 मत कहो, 1000 ही कह दो भाई, क्योंकि इतिहास हम यहीं तक मानते हैं, हिस्ट्री टाइम पीरियड हम इसी का मानते हैं, ठीक है। 20 लाख वर्ष पूर्व से शुरू होकर 1000 ईस्वी पूर्व तक माना। यह काल 4 चरणों में बटा हुआ है। वैसे अगर आपको बात कह दूं मैं, हर बुक में मिलेगा 3 चरण में, कि ये 3 चरण में बटा हुआ है, लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि आप 4 चरण याद करो, ठीक है। पूरा पाषाण युग 20 लाख से 10,000 ईसा पूर्व, मध्य पाषाण युग 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व, जहाँ 8,000 ईसा पूर्व हमारे जो मेहरगढ़ एरिया है, यहाँ से हमें जो गेहूं के मिले थे, ठीक है। नव पाषाण युग 8,000 से 2,000 ईसा पूर्व, और ताम्र पाषाण युग जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता आ चुकी थी, ठीक है। समझ गए इतना? कुछ क्षेत्रों में नव पाषाण युग का काल 6,000 ईसा पूर्व से शुरू माना गया है, जैसे आपका मेहरगढ़ एरिया, ठीक है। ताम्र पाषाण युग सिंधु सभ्यता से थोड़ा पहले या समांतर चलता रहा था। क्योंकि ताम्र पाषाण क्यों माना गया? क्योंकि हमारे जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसमें ब्रॉन्ज भी मिला, कांस्य भी मिला और तांबा भी मिला, इसलिए बोला जाता है कि ताम्र पाषाण या तो इसके समांतर चला है या इससे थोड़ा सा पहले आ गया था। अब चलो हम स्टार्ट करते हैं पाषाण युग से। प्रागैतिहासिक काल की जानकारी किन पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है? तो सबसे पहले हम करते हैं स्टोन एज। स्टोन एज में भी सबसे पहले हम करते हैं पूरा पाषाण युग। पूरा पाषाण काल पाषाण युग का सबसे प्राचीन भाग माना जाता है। यह युग लगभग 20,000 वर्ष पूर्व से लेकर आपके 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब है ना, आप ईसा पूर्व अगर बिफोर BCC आ रहा है तो इसको आप बिफोर क्राइस्ट नहीं कहोगे, इसको आप क्या कहोगे? बिफोर कॉमन एरा,
ठीक है, BCE बिफोर कॉमन एरा। 20 लाख ईसा पूर्व से हम कैसे मानते हैं 10,000 ईसा पूर्व तक। इस टाइम पीरियड को याद रखना भाई, 20 लाख बिफोर क्राइस्ट टू 10,000 बिफोर क्राइस्ट, पूरा पाषाण युग का टाइम पीरियड। इस युग में शिकार और खाद्य संग्रह करता थे। पूरा पाषाण युग के लोग पत्थरों से अमूर्त और अनगढ़ औजारों का उपयोग करते थे, यानी कि इतना खास नहीं भाई। ये बापा बड्डा बट बात कर लिया, बड्डा बड आपकी लड़ाई हो जाए, आपके गली में कुत्ता पीछे लग जाए या बंदर पीछे लग जाए, आप सबसे पहले क्या करोगे? जो भी आपके पास छोटा मोटा पत्थर पड़ा होगा हम उसको उठा के फेंक के मारते हैं। आज भी हमारे अंदर ये प्रवृत्ति है। तो इन लोगों के पास उस टाइम कोई लोहा नहीं था, क्योंकि खोज नहीं हुई थी, कोई तांबे की खोज नहीं हुई थी। उस टाइम इनको सिर्फ क्या दिख रहा था? पत्थर दिख रहा था। तो इसीलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया? स्टोन एज नाम दे दिया। अब आप हो, अब आपकी कॉलेज में लड़कों से लड़ाई हो जाती है, आप सबसे पहले क्या करोगे? जो साइड में ईंट पड़ी होगी ना, सबसे पहले उसका खोपर खोलोगे ईंट मार के। तो ये शिकार करने के लिए भी किसका यूज किया इन्होंने? पत्थर के औजारों का। ठीक है, खुद से रिलेट करके जितना चीजों को समझोगे उतना आपको जल्दी माइंड में जाएगा। जीके भी कोई रटने की चीज़ नहीं है, ये भी एक समझने की चीज़ है। अब एक कॉमन सेंस है। अब आप हो, आप कोई अपने जेब में चाकू तलवार, ठीक है, पिस्टल लेके नहीं घूमते। अगर बाई चांस आपकी बाहर किसी से मेजर झगड़ा हो जाता है, इतना झगड़ा बढ़ जाए, आप क्या करोगे? पत्थर उठा के मारोगे अगले के? आपके पीछे गली में जा रहे हो आराम से, आपके पीछे कोई कुत्ता काटने को दौड़े, आप सबसे पहले क्या करोगे? साइड में कोई पत्थर पड़ा होगा, उस पत्थर से उसकी तरफ फेंक के मारोगे। तो इन लोगों के पास भी क्या चारा था? इन लोगों के पास भी पत्थर के अलावा कोई चारा नहीं बचा। तो इस चीज़ से रिलेट कर लो कि भाई उस टाइम पे कुछ था ही नहीं, पत्थर थे, तो सबसे पहले पत्थर के ही औजार बनाएंगे। ठीक है, और इनको इतनी नॉलेज नहीं थी। अब आप भी उनको उसको तराशने थोड़ी बैठोगे, भाई कुत्ते रुक 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 रुक, एक बार मैं इसको तराश लूँ फिर उसके बाद तेरे मारूंगा। नहीं, जैसा था वैसे फेंक के मारोगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ हम क्या कहते हैं कि पूरा पाषाण युग के लोगों के पत्थरों के अमूर्त और अनगढ़ औजारों का प्रयोग करते थे। ये इस काल में धातुओं का प्रयोग नहीं होता था। इस चीज़ को यूज़ करना, तब तक धातु की खोज नहीं हुई थी। लोग गुफाओं या खुले में रहते थे, क्योंकि स्थायी निवास तो तब तक स्टार्टिंग थी ही नहीं। वही ना, मुसाफिर हूँ यारो, घर है ना कोई है ठिकाना। भोजन की तलाश में लोग घुमंतू जीवन जीते थे। आग की खोज, पता है आग की खोज इसने कहा है कि मध्य पूरा पाषाण काल में हुई, बट मैं आपको कहूंगी कि इसकी खोज ना, आप ये कह सकते हो कि पूरा पाषाण में भी होगी थी, बट हो चुकी थी, पर इनको यूज़ नहीं करनी आती थी कि क्या यूज़ है इसका। वो यूज़ हुई थी मध्य पाषाण काल में, जिसमें जीवन में धीरे धीरे बदलाव आया। क्यों? एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में IQ लेवल बढ़ गया भाई। सबसे पुराने मानव कंकाल और औजार भारत में सोन घाटी, नर्मदा नदी के पास है, जो आपका मध्य प्रदेश और बिहार में मिला, जिसको आपका हथनोर एरिया हो गया, भीमबेटका हो गया, ये सब चीज़ होगी। भारत में पूरा पाषाण संस्कृति के प्रमुख स्थल भीमबेटका, नर्मदा घाटी, बेलन घाटी और हुनसगी हैं। ठीक है, भारत में पूरा पाषाण संस्कृति के प्रमुख स्थल किनको माना गया है? भीमबेटका की गुफाओं को, नर्मदा घाटी को, और सबसे पहले औजार और मानव कंकाल के साक्ष्य आपको MP के सोन घाटी, और जो बिहार के बीच में है, मध्य प्रदेश और बिहार के बीच में सोन घाटी, वहाँ से मिले हैं। भीमबेटका होगी, सोन घाटी होगी, नर्मदा घाटी होगी, बेलन घाटी होगी और हुनसगी होगी। कौन कौन से हो गए भाई? कौन कौन से हो गए? याद कर लो। भीमबेटका, नर्मदा घाटी, बेलन घाटी, हुनसगी, और एक और कौन सा था? मानव कंकाल के साक्ष्य कहाँ से मिले? कहाँ से कहोगे? सोन घाटी से मिले, MP और बिहार के बीच से। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो। अब भीमबेटका की गुफाएं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं। यहाँ से क्या मिलता है? प्राचीन चित्रकला मिली है। यानी कि अब आपको क्वेश्चन आ जाए कि भीमबेटका की गुफाएं क्या यूनेस्को धरोहर स्थल है? हम कहेंगे यस, ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में है।
ठीक है। इस काल में लोग छोटे समूहों में रहते थे और आपसी सहयोग से जीवन यापन करते थे। गुफा चित्रों में जानवरों, शिकार करना और मानव आकृतियां दर्शाई गई हैं। इसी से हमें पता चला था कि उनका जीवन शैली क्या थी, क्या प्रमाण, इन्हीं प्रमाणों से हमें पता चला था कि घुमंतु जीवन करते थे, शिकार करते थे। औजारों में सबसे पहले क्या मिला? कुल्हाड़ी, खुरचनी, छेनी, स्क्रैपर प्रमुख थे। कौन कौन से थे? पूरा पाषाण काल में कुल्हाड़ी हो गई, खुरचनी हो गई, छेनी होगी, स्क्रैपर होगी। याद कर लो भाई, पूरा पाषाण काल में कुल्हाड़ी, खुरचनी, छेनी, स्क्रैपर। पत्थर की औजारें मुख्यतः क्वार्ट्जाइट और फिलेंट से बनी होती हैं। यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपको ये यूं नहीं पूछेगा अब कि भाई कुल्हाड़ी मिली थी या नहीं मिली थी, ये कहेंगे कि जो औजार मिले थे वो किस चीज़ से बने थे, किस पत्थर से बने थे। हम क्या कहेंगे कि पूरा पाषाण काल में जो औजार मिले हैं हमें वो क्वार्ट्जाइट और फिलिंट से बने थे। फ्लिंट से बने थे और क्वार्ट्जाइट से मिले थे। पूरा पाषाण काल में फिलिंट और क्वार्ट्जाइट याद रखेंगे। इस युग को भी 3 भागों में बांटा गया है, प्रारंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण युग, ठीक है। प्रारंभिक जो हमारा पूरा पाषाण युग था, इसके औजार भारी भी थे और अनगढ़ भी थे। अभी मैंने आपको बताया ना कि आपके पीछे कुत्ता लग जाए, आप उसको तराशने नहीं बैठोगे। जैसी ईंट मिली, जैसा टोरडा आपने मिला, आपने कुत्ते का देगा मारा। जैसे आपकी कॉलेज में लड़कों की लड़ाई होती है, आप देखते हो जैसी जो चीज़ उनके हाथ में आती है वो बड ठोकते हैं, वही चीज़ है। तो भारी भी थे और अनगढ़ भी थे। मध्य काल में थोड़ा इनका आईक्यू लेवल बढ़ा तो इन्होंने बनावट उसको देनी स्टार्ट कर दी औजारों को। उत्तर काल में छोटे और नुकीले औजार बढ़े, जैसे आपका ब्लेड और बोर्न टूल्स, यानी कि अब आपके क्या आगे थे? हड्डियों के औजार भी आ चुके थे। किस में आए थे? पर उत्तर पूरा पाषाण काल में आए थे, ठीक है। इतना समझ में आ गया? आई गेस आ ही गया होगा। अब भारत में उत्तर पाषाण काल के जो स्थल हैं, आहार, लुंगसाई, बेलन घाटी, इन चीज़ को याद रख लेना, आहार और लुंगसाई, ठीक है। उत्तर पूरा पाषाण काल के स्थल आहार, लुंगसाई, बेलन घाटी ऑलमोस्ट सबको याद होगा, लेकिन आहार और लुंगसाई बहुत कम को याद मिलेगा। स्त्री पुरुष समान रूप से कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करते थे, आज भी करते हैं। पशुपालन और कृषि की कोई जानकारी इस युग में नहीं थी, ठीक है। पशुपालन और आपके कृषि के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं हमें पूरा पाषाण काल में। मृतकों को दफनाने की शुरुआत कब से स्टार्ट हो गई थी? उत्तर पाषाण काल से। उत्तर पूरा पाषाण काल से मृतकों को दफनाना शुरू हो चुका था। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि मृतकों को दबाना स्टार्ट कब से हुआ था, इसके एविडेंस कब से मिले हैं, अगर क्वेश्चन में सिंपल पूरा पाषाण काल आ जाएगा तो हम पूरा पाषाण काल कर देंगे, अगर उत्तर आएगा तो हम उत्तर भी आगे लगा देंगे। यह युग पूर्णतः प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित था। भाई कहाँ उस टाइम मैन मेड चीज़ें थी, में भाई आर्टिफिशियल चीज़ थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही तो आज के टाइम पे है। पूरा पाषाण युग का अंत जलवायु परिवर्तन और नव परिवर्तन के साथ हुआ। पूरा पाषाण शब्द 2 चीज़ों से बना है, पूरा यानी कि प्राचीन, पाषाण यानी कि पत्थर। इस युग को हम आइस एज के भी बोलते हैं, ठीक है। पूरा पाषाण काल को हम हिम युग के नाम से भी जानते हैं। कि कैसी एज थी ये थी आइस एज। कैसी एज थी? आइस एज, जब पृथ्वी पर अधिकांश भाग बर्फ से ढका था। अब क्वेश्चन आ जाए पूरा पाषाण काल कैसा था? आइस एज थी भाई, हिम युग था, हिमालय, ठीक है। इस युग में मनुष्य ने आग जलाना और उसका प्रयोग करना सीखा, बट प्रयोग करना प्रॉपर वे में आपका मध्य पाषाण काल में आएगा, इस चीज़ को याद रख लेना। आग का प्रयोग रोशनी, ताप, जंगली जानवरों से बचाव के लिए किया जाता था। शिकारी जीवन के लिए लोग झुंडों में रहते थे, औसतन एक झुंड में 20 से 30 लोग होते थे। इस काल में समाज जनजातीय स्वरूप का था। भाई कोई वो नहीं था ऐसा कि जैसे आज जाति प्रथा, ऐसा नहीं था, जनजातीय स्वरूप था। पुरुष शिकार करते थे, महिलाएं फल, कंद, बीज इकट्ठा करती थी और बच्चे भी इनके साथ लगे रहते थे।
भारत में मिले कुछ पुरापाषाण स्थल कौन से हैं? जैसे आपका भीमबेटका एमपी में है, नर्मदा घाटी एमपी में है, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है, हुसनसगी कर्नाटक में है, एंड अथिरमपक्कम कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और मानव कंकाल के साक्ष्य कहाँ से मिले थे हमें? सोन घाटी से। ठीक है, पुरापाषाण स्थल कौन कौन से मिले हैं भाई? भीमबेटका एमपी, नर्मदा घाटी एमपी, बेलन घाटी यूपी, हुंसगी कर्नाटक, अथिरमपक्कम तमिलनाडु। अथिरमपक्कम से मिले औजार लगभग 16 लाख वर्ष पुराने माने जाते हैं। ठीक है, जो अथिरमपक्कम से हमें औजार मिले हैं वो 16 लाख वर्ष पहले के माने गए हैं। पुरापाषाण युग की सबसे प्राचीन मानव उपस्थिति कहाँ मानी गई है? नर्मदा घाटी में मानी गई है। ठीक है, नर्मदा घाटी में सबसे प्राचीन मानव उपस्थिति नर्मदा घाटी में मानी गई है। भीमबेटका की गुफाओं में लाल, सफ़ेद और काले रंगों से बने हुए शिकार के दृश्य के चित्र पाए गए हैं। क्योंकि मैंने ये लाल, सफ़ेद और काला रंग आपको क्यों बोला है, क्यों यहाँ पे मेंशन किया है? क्योंकि सबको पता है कि भीमबेटका की गुफा में शिकार के चित्र हैं, पर अब आपसे वो क्वेश्चन कर लेगा कि किस रंग से उन्होंने चित्रकारी की थी? लाल, सफ़ेद और काले रंगों से। चित्र बनाने के लिए प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था, जैसे मिट्टी, कोयला और पौधों के रस। कुछ गुफा चित्रों में नृत्य, युद्ध, पशुपालन जैसी गतिविधियां भी दर्शाई गई हैं। औजार बनाने में फ्लिंट और क्वार्ट्जाइट पसंदीदा पत्थर थे। उत्तर पाषाण युग में माइक्रोलिथ सूक्ष्म औजार, जैसे आपका छेनी टाइप में आ गया, इस टाइप की चीज़, सूक्ष्म औजार बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, माइक्रोलिथ उत्तर पाषाण युग में सूक्ष्म औजार आगे थे। इस युग में कोई धर्म, देवी देवता का प्रमाण नहीं था, पर प्राकृतिक शक्तियों का ये लोग आदर करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। इस काल के लोग वनस्पति और जड़ी बूटियों के गुणों से परिचित थे। ये चीज़ याद रखना, वनस्पति और जड़ी बूटियों से ये लोग परिचित थे। भारत के बाहर अगर हम पुरापाषाण सभ्यता के कुछ प्रसिद्ध स्थल देखें तो एक तो है आपका ओल्डुवाई गार्ज, जहाँ जो तंजानिया में सबसे पहले हमें एविडेंस मिले थे औजारों के। एक है आपका लास्को फ्रांस का, एक है आपका अल्तामीरा स्पेन। ठीक है, ओल्डुवाई जॉर्ज आपका अफ्रीका, लास्को फ्रांस, अल्तामीरा स्पेन। पाषाण युग की जनसंख्या बहुत कम थी, मृत्यु दर अधिक थी। क्यों भाई? डॉक्टर फैसिलिटी थोड़ी थी इनके पास। इस युग के अंत में मनुष्य ने जानवरों को वश में करना सीखा, बीज बोना सीखना शुरू किया। पर बीज बोना आप यहाँ से नहीं कह सकते, बीज बोना इन्होंने नहीं स्टार्ट किया था भाई। ठीक है, और जानवरों को वश में करना भी नहीं कह सकते आप इस चीज़ में। जानवरों का ये लोग शिकार करते थे। ठीक है, भारत में इस काल से संबंधित मानव कंकाल नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। भोजन की कमी होने पर लोग स्थान परिवर्तन यानी कि माइग्रेशन करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान, घुमंतु जीवन था इनका। ये इस युग में लोहा, तांबा और मिट्टी के बर्तन से ये रहित था, क्योंकि इनको इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं थी। खोज कहाँ हुई थी भाई? पुरापाषाण युग को मानव विकास की शुरुआती सीढ़ी माना जाता है। इस युग के समापन के साथ ही मध्य पाषाण काल की शुरुआत होती है। जैसे देखो, अब हम कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स करते हैं जल्दी जल्दी। पुरापाषाण काल में मानव जातीय पहचान होमो हैबिलस, होमो इरेक्ट्स और अंत में होमो सैपियंस। होमो हैबिलस मानव, हुनरबंद मानव, होमो इरेक्ट्स जो सीधा खड़ा हुआ मानव था, होमो सैपियंस जिसको हमने बुद्धिमान मानव का नाम दिया। भारत में सबसे प्राचीन मानव जीवाश्म नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए, जिसे नर्मदा मानव कहा गया। ठीक है, हथनोर एरिया था जो हमारा। नर्मदा मानव को होमो इरेक्ट्स और होमो सैपियंस के बीच की कड़ी माना जाता है, यानी कि इन दोनों का सेंटर पॉइंट लगा लो। कौन सा? नर्मदा मानव। होमो इरेक्ट्स और होमो सैपियंस यानी कि सीधा खड़ा हुआ मानव और इंटेलेक्चुअल मानव। पुरापाषाण काल के औजार में मुख्य दो कार्यों के लिए होते थे, शिकार और खुरचाई यानी कि स्क्रैपिंग। ठीक है, स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग क्या होता है? वो किसी चीज़ को हम खुरचते हैं, जैसे स्क्रैच। हम हमारी बॉडी पे कहीं खुजली हो जाए तो हम क्या कहते हैं? या इतनी तेज़ नाखून मत मार, स्क्रैच लग जाएंगे। या हम कहीं दीवार पे, तो हमारे पेरेंट्स क्या कहते हैं? बेवकूफ़ है क्या, स्क्रैच लग जाएंगे। तुम्हारी फेवरेट गाड़ी या व्हीकल होगा, ओए दूर हो जा, स्क्रैच लग जाएगा। तो खुरचाई। ठीक है,
इस युग के लोग झाड़ियाँ, पेड़ों की डालियों और पत्थरों से अस्थायी आश्रय बनाते थे। औजार निर्माण में फ्लैक्स और कौन सा पत्थर, क्वार्ट्जाइट पत्थर का यूज करते थे। फ्लैक्स तकनीक यानी कि क्या होता था, फ्लैक्स पत्थर को चिपकाकर धार बनाना। ठीक है, फ्लैक का मतलब क्या होता था, पत्थर को चिपकाकर धार बनाना। इस चीज का ये लोग यूज करते थे। प्रारंभिक पुरापाषाण काल में औजार भारी और बड़े होते थे, जिन्हें हम हैंड एक्स भी बोलते थे। हैंड एक्स कुल्हाड़ी टाइप। मध्य पाषाण, चलो इसमें मध्य पाषाण, हाँ भाई मध्य पुरापाषाण है ना। मध्य पुरापाषाण में फ्लैक्स और स्क्रेपर जैसे परिष्कृत औजारों का चलन था। फ्लैक्स और स्क्रेपर मध्य पुरापाषाण काल में। प्रारंभिक काल में आपकी कुल्हाड़ी लगा लो। उत्तर पुरापाषाण काल में छोटे औजार आ गए थे, जैसे ब्लेडर्स, बोर्स, पॉइंट्स वगैरह आ गए थे। ठीक है, ब्लेडर्स, बोरर्स और पॉइंट्स किस में आ गए थे, छोटे औजारों में उत्तर पुरापाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में आपके फ्लैक और स्क्रैपर्स आ गए थे। और प्रारंभिक में तो भाई ईंट ठाई और बड़ा कुमारी। उत्तर पुरापाषाण काल में पहली बार हड्डी और सींगों से भी औजार बनाए गए। अब आपको क्वेश्चन आ जाए कि पहली बार हड्डी और सींगों से औजार किस काल में बनाए गए। वैसे तो आप पुरापाषाण काल कहोगे, लेकिन अगर उत्तर आंसर में है तो उत्तर पुरापाषाण काल कहेंगे। पुरापाषाण काल में मानव ने प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे नदियों और झीलों के पास निवास पसंद करना स्टार्ट किया, क्योंकि इनके पास भाई आपको पेड़ मिलेंगे, कंदमूल मिलेंगे, खाने को सब चीज़ मिलेंगी। इस काल की प्रमुख जलवायु विशेषता थी अत्यधिक ठंडी और बर्फबारी, तभी इसको हमने क्या नाम दिया है, हिम युग। भारत में पुरापाषाण स्थल अधिकतर नर्मदा, एमपी, बेलन घाटी, कावेरी, कृष्णा घाटियों के पास पाए गए हैं। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से मिले औजार संभवतः विश्व के प्राचीनतम माइक्रोलिथों में से एक है। ठीक है भाई, इस युग के मानव ने भाषा और संकेतों द्वारा संवाद करना प्रारंभ किया। किसके द्वारा, भाषा या संकेतों के द्वारा, यानी कि कुछ भी बोलते होंगे, आओ आओ, पाओ पाओ, जो भी बोलते होंगे, जो इनकी लैंग्वेज होगी भाई। अब हम किसी ट्राइब में जाते हैं, हम अफ्रीका की किसी ट्राइब्स में चले जाएंगे, क्या बोल लेंगे, टक टक। आपने सुना नहीं, यूट्यूब पे कई बार वीडियो आती है, टक टक ऐसे करके कुछ कुछ ये लोग बोलते हैं इनके, क्योंकि खुद के इनके संकेत हैं, खुद की लैंग्वेज है इनकी। समाज पैतृक नहीं था बल्कि मात्र केंद्रित रहा होगा, क्योंकि स्त्रियां भोजन संग्रहक और अधिक सक्रिय थी। गुफा चित्रों में धारदार हथियार, धनुष, बाण और पशुओं की संरचना विशेष रूप से चित्रित है। चित्रकला को संभवतः जादुई शक्ति से जोड़ा गया, जैसे शिकार से पहले चित्र बनाना। ठीक है, इस युग में नृत्य, संगीत यानी कि ताली, थपथपाना जैसी सामूहिक क्रियाएं भी आरंभ हो चुकी थी, क्योंकि इनकी ऐसी पिक्चर्स मिली हैं, चित्र मिले हैं ऐसे। पुरापाषाण युग में कोई लिपि या लेखन प्रणाली नहीं थी। पुरापाषाण काल को मानव इतिहास का शून्य बिंदु माना जाता है, यानी कि 0 पॉइंट। भाई यहाँ से हम स्टार्ट हुए हैं 0 से, जहाँ से मानव सभ्यता की यात्रा स्टार्ट हुई। इस युग की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में एक थी आग पर नियंत्रण करना। आग के उपयोग ने, जैसे भाई आगे अब आगे मध्य पाषाण काल की तरफ, भोजन पकाने, शिकार में मदद, ठंड से सुरक्षा प्रदान की। पुरापाषाण मानव की औसत आयु बहुत कम होती थी, लगभग 20 से 25 साल, और अब धीरे धीरे आप देख लेना हमारी भी यही हालत होनी है। उस समय के लोग नग्न अवस्था में पत्तों या छालों या पशु के चमड़े से अपने शरीर को ढकते थे। समाज में कोई संपत्ति या वर्ग भेद नहीं था, सब कुछ साझेदारी पर यानी कि पार्टनरशिप पर डिपेंड था। बेलन घाटी जो हमारा यूपी में एरिया है, यहाँ से मिले औजारों से स्पष्ट होता है कि डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी थी, जो बिल्कुल सूक्ष्म हमें मिले हैं एविडेंस। भीमबेटका की गुफाएं सिद्ध करती हैं कि कलात्मक अभिव्यक्ति की शुरुआत भी इसी युग में हुई थी। डेवलपमेंट क्रम भी यहीं स्टार्ट हो गया था। आपका कल्चरल कह लो, आर्ट एंड कल्चर कह लो, भाई कलात्मक अभिव्यक्ति भी इसी युग में स्टार्ट हो गई थी। पुरापाषाण काल की चित्रकला में रंगों का उपयोग होते थे, कौन कौन से, लाल, गेरू, लाल सफ़ेद हो गया, कोयला हो गया, और पीली मिट्टी, जो मिट्टी होती थी, पौधों के रस हो गए थे, इन सब से, कोयले से, इन सब से चित्रकारी करते थे भाई। इन गुफा चित्रों में पशुओं के चित्र की भरमार थी, जैसे हिरन, सांड, बाघ, हाथी आदि। हिरन, सांड, बाघ, हाथी, कुत्ता वगैरह भी। गुफा चित्रण से पता चलता है कि उस समय धार्मिक भावना या अनुष्ठानों का बीज पड़ चुका था।
इस युग के दौरान शब्दों की भाषा का नहीं, ध्वनियों और संकेतों का प्रयोग होता था। जैसे आज भी आप जाओगे किसी ट्राइब में, आप देखोगे वो ध्वनियाँ निकालते हैं, वो एक साउंड निकालते हैं। मानव द्वारा पशुओं का पालन या वश में करना इस काल में नहीं हुआ था, ये आ गया था आपका मध्य पाषाण काल में। इनको दिखा भाई कुत्ता तो बड़े कमाल की चीज़ है। इनको क्या दिखा? कुत्ता बड़ा कमाल की चीज़ है। तुम्हारा साइड वाला तुम्हें मार के खा जाएगा, लेकिन कुत्ते को तुम एक रोटी दोगे वो तुम्हें 10 दिन के बाद भी पहचान लेगा, इतना वफादार होता है। पूरा पाषाण युग को वैज्ञानिक दृष्टि से प्रागैतिहासिक मानव विज्ञान का आधार माना गया है। ठीक है। श्रम का विभाजन लिंग और आयु के अनुसार प्रारंभ हो चुका था। शिकार और भोजन संग्रह सामूहिक रूप से किया जाता था, जिससे सामूहिकता की भावना विकसित हुई। भारत में मिले पूरा पाषाण स्थल सिद्ध करते हैं कि क्षेत्र प्रारंभ से ही मानव बसावट का केंद्र रहा है। ठीक है, यानी कि हमारी खुद की यहाँ पे जनजातियाँ रही हैं। औजार निर्माण में मानव ने धीरे धीरे अनुभव और अभ्यास से तकनीकें विकसित की हैं। पूरा पाषाण मानव की सबसे बड़ी ताकत थी अनुकूलन की क्षमता, जो आज के दिन कम है। गुफा चित्रों से भविष्य की योजनाओं और कल्पना शक्तियों का आभास मिलता है। कुछ हमारे जो शोधकर्ता हैं, इतिहासकार हैं, इन्होंने कहा कि उत्तर पाषाण काल में ही कब्र प्रथा की शुरुआत हुई है। ठीक है। इस युग में स्त्री पुरुष संबंध सहयोगात्मक और समान रहे होंगे, शादी प्रथा शायद ही रही होगी। भाई सहयोगात्मक जैसे भाई अभी जैसे आदमी शिकार करने जा रहा है, बच्चे और माँ अपने खाना इकट्ठा कर रहे हैं, खाद्य संग्रहण कर रहे हैं। ठीक है। और शादी तो क्या होती होगी भाई उस टाइम, आज तक इस चीज़ का तो कोई साक्ष्य भी नहीं मिला है। पूरा पाषाण मानव ने कभी कोई स्थायी घर या गांव नहीं बसाया। जीवन पूर्णतः प्राकृतिक जोखिमों और पर्यावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर था। औजारों के लिए पत्थर स्थानीय रूप से एकत्रित किए जाते थे। लंबी दूरी की व्यापार व्यवस्था ऐसा कुछ भी नहीं था, ये नॉर्मल है। नर्मदा घाटी, बेलन घाटी, भीमबेटका से प्राप्त सामग्रियां मानव विकास के चरण को दर्शाती हैं। इस काल के सभी प्रमाणिक पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। प्राचीनतम मानव जीवन का साक्ष्य भारत में भी उपलब्ध था, यह कथन पूरा पाषाण स्थल सिद्ध करते हैं। यह युग दर्शाता है कि मानव ने प्रकृति से सीखकर, लड़कर और अनुकूल होकर आगे बढ़ा है, जो आज भी चलता है। पूरा पाषाण युग की समाप्ति के साथ ही किसका स्टार्टिंग हो जाती है? आपके मेसोलिथिक एज की स्टार्टिंग हो जाती है, जिसे हम मध्य पाषाण युग बोलते हैं, जो इससे नेक्स्ट स्टेप की ओर हमें संकेत देता है, अगले चरण की ओर संकेत देता है, और अगले चरण के साथ ही हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो भाई देखो, इतनी डिटेल में करवाया है, आई गेस आपको आज ही याद हो गया होगा। अब आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, आप क्वेश्चन पुट कर दोगे। ठीक है, तो चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें भाई। बाय बाय।